अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था 9th क्लास का। तो वो हमारा चैप्टर जो है उसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज और इस किस्म की चीज़ें जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर आती हैं वो आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। कहता है इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स देन हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। कहता है एक फार्म के अंदर भैंसे हैं और परिंदे हैं। कहता है अगर वहाँ पे 35 सर हों और 110 टांगे हों, ठीक है, तो हाउ मैनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर, तो वहाँ पे कितने परिंदे और कितनी भैंसें होंगी। ये उसने हमें एक प्रॉब्लम दे दी है और हमें इसका सोल्यूशन देने के लिए कहा है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है उसने हमें लेग्स कितने दिए हैं। उसने हमें लेग्स दिए हैं, क्वेश्चन बनाने वाले ने 110 टांगे हैं कह रहे हैं, और साल उसने कितने का है 35 हेड्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर कीजिए। अब हेड्स जितने भी सर होंगे वो हर एक के पास एक ही सर होगा। ऐसा नहीं है कि एक काऊ के पास दो सर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या परिंदे के पास दो सर आ जाएंगे, सर सबके पास एक एक ही होगा। बट हमें जो टांगे हैं वो हमें ढूंढनी पड़ेंगी कि कितनी काउस के पास हैं और कितनी बर्ड्स के पास हैं। ठीक है, अब हम सिंपली बहुत सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको देने लगा हूँ। ये देखें, हम 110 यानी 110 को मेंशन करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हर काव के पास ना चार टांगे तो होती हैं, ये तो हमें पता है। एक काव के पास चार टांगे होती हैं, तो हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। जो आंसर हमारे पास बचेगा, जो रिमाइंडर होगा, वो ऑब्वियसली बर्ड्स की लेग्स होंगी। ठीक है, इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं 4 पे। 4 2s आर 8, 3 आ गया, 0 वैसे नीचे उतर आया। अब 4 को दोबारा डिवाइड करवाएंगे। 4 7s आर 28 माइनस 2 आंसर आ गया हमारे पास रिमाइंडर में। अब हमारे पास ये पता चल गया कि जिनकी चार टांगे हैं, जिनके 4 लेग्स हैं, उनकी तादाद क्या है हमारे पास 27, और एंड पे क्या बच गया हमारे पास 2 रिमाइंडर। और बर्ड्स की कितनी टांगे उसने बताई हुई हैं? 2। कहता है एक बर्ड्स के पास 2 टांगे हैं और एक काव के पास 4 टांगे हैं, तो हमारे पास 2 रह गया। इसका मतलब है कि 27 काउज हैं और एक परिंदा है। ठीक है, बस सिंपल सी बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एन एग्जाम्पल। कहता है जी प्रॉब्लम एनालिसिस को एक्सप्लेन करें या डिफाइन करें और उसका आंसर को एक्सप्लेन करें एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम एनालिसिस में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था प्रॉब्लम एनालिसिस। तो डेफिनेशन इसको मैं मोटा मोटा सा आपको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम एनालिसिस है क्या? कहता है जी प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गिवन प्रॉब्लम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। A clearly understanding of a problem helps the user to solve it correctly and easily. It also saves the money, time, and resources. For example, a riddle or puzzle can be solved easily after the understanding properly. ये हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि वो कहता है कि जो प्रॉब्लम एनालिसिस होता है ना, वो यूजर को हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आसानी से और उसे समझने के लिए। जब यूजर एक चीज को समझेगा तभी वो उसका आंसर फाइंड कर सकेगा। एक क्वेश्चन जब तक हमें समझ ही नहीं आएगा तब तक हम उसे सॉल्व
नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में उसने क्या दिया है, राइडल और पजल। कहता है जब हमारे पास कोई पजल आती है तो हम सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ना कि उसे पहले सॉल्व किया जा सके। अगर हम उसे समझे बगैर ही सॉल्व करेंगे तो हमें वो सॉल्व करनी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहते हैं एल्गोरिथम क्या है, या उसे एल्गोरिथम को डिफाइन करें और उसके रोल और उसकी इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। तो हमने एल्गोरिथम वाला टॉपिक भी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने जो पीछे पढ़ा हमारा लेक्चर, तो उसके ऊपर था, ये हमने पढ़ा हुआ है एल्गोरिथम। वो क्या कहता है जी, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड दी एल्गोरिथम। जैसे हमने फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, वैसे ही एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम की, ठीक है। और उसका रोल, अब क्या उसने बताया हुआ है रोल, कहता है कि जो एल्गोरिथम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। An algorithm plays an important role in solving a problem. It provides a step-by-step guide to solve a problem. कहते हैं कि यूजर को गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि उसने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे अब एक प्रॉब्लम के हम स्टेप्स बना लेंगे सोल्यूशन के। ये देखिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं एक सोल्यूशन के। पहले यूजर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व करेगा, तो उसे आसानी होगी सोल्यूशन फाइंड करने में या सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपको आईटी सीरीज से भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा मैं तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमने पहले किए हुए हैं। सो मैं नंबरिंग के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है सपोज अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है, बट अगर हम थोड़ा सा इसको रीमेक कर लें क्वेश्चन को, या थोड़ा सा बना लें और तो हमने पढ़ा था कि जो एक एल्गोरिथम है वो उतना ही एफिशिएंट होगा जितनी वो कम मेमोरी कंज्यूम करेगा कंप्यूटर के अंदर और जितने कम स्टेप्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम्स को शो करवाती है। एक फर्स्ट क्या था, नंबर ऑफ स्टेप्स। सेकंड क्या था, स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। उसके साथ ही हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है, वो कहता है जी सपोज अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद 2 डिफरेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। कहता है एक प्रॉब्लम 2 मुख्तलिफ एल्गोरिथम से सॉल्व की जाती है, एक के स्टेप 10 हैं और एक के स्टेप 5 हैं, ठीक है। तो हम किसको ज़्यादा एफिशिएंट करेंगे, स्टेप जिसके स्टेप्स 5 हैं। उसकी वजह, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट होता है जिसके स्टेप्स कम हो, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर मेंशन कर देना है। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो करवा दूंगा। नेक्स्ट क्या है, कहता है हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट। ये रिक्वायरमेंट्स भी हमने पढ़ी हैं, इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या थी, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं फर्स्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, डिसीजन सिंबल। ये सारी इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं फ्लो चार्ट की। फर्स्ट क्या, इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड डिसीजन मेकिंग एंड फोर्थ आउटपुट, ठीक है। ये 4 हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा को इनपुट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर कि इस डाटा को हमने प्रोसेस करवाना है। इनपुट के लिए हम ये वाली सिंबल्स यूज करते हैं। सेकंड प्रोसेसिंग आ जाता है, तो प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगुलर सिंबल यूज करते हैं। ये होती है पैरेललोग्राम, ये होती है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम डिसीजन करते हैं, इसको डायमंड सिंबल से शो करवाया जाता है, ठीक है। डिसीजन सिंबल, अब ये
ये डिसीजन देती है, यूजर को डिसीजन दे देती है। कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज अगर फॉल्स हुई तो ये डिस्प्ले करवा दो। उसके पास दो पाथ्स हो जाते हैं यूजर के पास के वो अपने सोल्यूशन को किस तरह सॉल्व करवा सकता है। अब फोर्थ आ जाती है आउटपुट। आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम ही यूज करते हैं, जिसके अंदर हम इन सब सिंबल्स के अंदर हम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 टाइप्स हैं टेस्ट डेटा की। पहली टाइप है वैलिड टेस्ट डेटा, सेकंड टाइप है इनवैलिड टेस्ट डेटा, थर्ड टाइप है बाउंड्री टेस्ट डेटा, फोर्थ है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट एंड फिफ्थ है एब्सेंट डेटा। ठीक है, तो अब वैलिड डेटा को थोड़ा सा बता देते हैं। वैलिड टेस्ट डेटा अब क्या चीज़ है। ठीक है, वैलिड से हमें नाम से कंफर्म हो रहा है कि वैलिड जो चीज़ करेक्ट होगी वो वैलिड होगी। फॉर एग्जांपल हमें एक रेंज मिली है 1 to 50, इसके दरमियान हमने कोई नंबर देना है जिसका हम स्क्वायर ले सकें। ठीक है, तो अब हम अगर 1 से 50 के दरमियान ही लेके देंगे नंबर, तो वो क्या हमारी कहलाएगी, वैलिड टेस्ट डाटा, करेक्ट होगी वो हमारी। आगे इनवैलिड टेस्ट डाटा। अब इनवैलिड के अंदर वैलिड करेक्ट था, इनवैलिड से के भी नाम से हमें पता चल रहा है कि ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब दोबारा हमें वही रेंज दी गई है और उसी काम के लिए अब हम 1 to 50 में से वैल्यू देते ही नहीं है, इनपुट रिक्वायरमेंट्स में से वैल्यू देते ही नहीं है, जो उसे रिक्वायर हो वो चीज़ देते ही नहीं है। 1 to 50 उसने कहा है, हम -50 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो ये इनवैलिड डाटा होगा। नेक्स्ट आ जाती है बाउंड्री टेस्ट डाटा। अब बाउंड्री टेस्ट डाटा क्या है, बाउंड्रीज देखें 1 to 50 बाउंड्रीज होती हैं हदूद, इसके अंदर हदूद दी हुई है उसने 50 and 1, स्मॉलेस्ट नंबर 1, हाईएस्ट नंबर 50, इससे बाहर गए तो हम बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। तो ये बाउंड्रीज हैं। अगर हम 1 और 50 यानी बाउंड्रीज में से कोई वैल्यू देते हैं तो वो हमारी कहलाएगी बाउंड्री टेस्ट डाटा। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। अब रॉन्ग डेटा फॉर्मेट क्या है, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट भी यही है कि हम उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दें किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें रेंज दी 1 to 50 तक, बट हम काउंटिंग से ही निकल जाएं। ठीक है, उन्होंने हमें पॉजिटिव नंबर्स दिए स्केयर लेने के लिए, तो हम उन्हें कोई प्राइम नंबर दे दें जिसका स्केयर लिया ही ना जा सके। उसके अलावा अगर हम उन्हें ए एंटर कर दें तो ये तो हमारा फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज हो गया। यहाँ पे हम हेलो लिख दें तो ये भी हमारा फॉर्मेट चेंज है। नेक्स्ट आ जाती है एब्सेंट डेटा। एब्सेंट डेटा के अंदर हम वो चीज दें ही ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमसे नंबर रिक्वायर किया है, वो कहते हैं 1 to 50 में से कोई से 3 नंबर दे दें ताकि हम लार्जेस्ट वन डिस्प्ले करवा सकें। ठीक है, तो हम उन्हें 2 नंबर दे देते हैं, तो ये एब्सेंट टेस्ट डेटा होगा। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। कहते हैं ट्रेस टेबल को डिस्क्राइब करें। ट्रेस टेबल भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी ब्रीफली हमने इसको भी पढ़ा है। कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है ट्रेस टेबल जो किसी भी एल्गोरिथम को इंश्योर करने के लिए यूज होता है कि इसके अंदर लॉजिकल एरर है या नहीं है। अगर है तो उसको सॉल्व करवा दिया जाए। इस चीज़ के लिए हम ट्रेस टेबल को यूज़ करते हैं। ट्रेस टेबल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जिनके ज़रिए हम अच्छे से समझ पाते हैं कि हमारा एल्गोरिथम करेक्ट है और नहीं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1.2 की तरफ। तो हमारा 1.2 क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट उसने पार्ट दिया है, कहता है विच सोल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग। कहता है कौन से सॉल्यूशंस हैं जो प्लानिंग के जरिए नहीं निकाले जाते हैं, प्रॉपर एल्गोरिथम्स या प्लान करके सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। तो फर्स्ट उसने क्या है, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पीछे। कैंडिडेट सॉल्यूशन, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बेस्ट सॉल्यूशन तो हमने वो लास्ट स्टेप में पढ़ा था। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्ट्रेटेजाइज सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट सॉल्यूशन ही ऐसी चीज है जो प्रॉपरली प्लान करके नहीं होती। कैंडिडेट होता है अनप्लान्ड चीज।
तो वही बात वो पूछ रहा है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा सेकंड। अब हमारे सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे, कहता है डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। वी ऑल नोज दैट द फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which symbol in the flowchart is used to either start or end the flowchart। ये भी हम पढ़ के आए हैं कि कौन सी सिंबल स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज होती है, तो वो है टर्मिनल सिंबल, ये वाली। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कहता है जी डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। कहता है इसका नाम टेस्ट करना है सोल्यूशन को, अगर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो। तो क्या चीज है? वेरिफिकेशन, किसी भी सोल्यूशन को वेरीफाई करना, ये क्या होती है? सोल्यूशन को टेस्ट करने की टेक्निक। नेक्स्ट आ जाती है फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। कहता है कि इस एरर के दौरान जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो वर्क तो करता है बट हमारा रिजल्ट जो होता है वो सही नहीं देता, तो वो क्या होगा हमारा एरर? लॉजिकल एरर। ठीक है, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.3 पे, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसे क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए, एनालाइज। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं। सेकंड आ गया एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेप्स, ये उसकी डेफिनेशन में से दिया उसने। थर्ड आ गया a flow chart utilize various dash and dash to map out the order of steps। वो क्या यूटिलाइज करता है? वो करता है सिंबल्स को एंड टेक्स्ट को। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वो टेक्स्ट को यूज करता है और सिंबल्स को यूज करता है किसी भी चीज को शो करवाने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाए, इन फ्लो चार्ट सिंबल डायमंड इज यूज टू शो अ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन। कौन सी चीज सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज होती है? हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, वेरिफिकेशन। अब नेक्स्ट उन्होंने फ्लो चार्ट दिए हैं, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।